India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajguru. ये पता आपको क्या है? इसको कहते हैं थप्पड़। ये थप्पड़ जो था ये भी वही वाइब था आईपीएल के बदलाव। और इंटरव्यू देने के बाद हम जाने लगे तो शाहरुख खान ने मेरे को भी और मेरे दोस्त को भी पकड़ लिया। बोलता कहाँ जा रहे हो तुम? अब ये इंटरव्यूज अब अपलोड नहीं होगा। ये क्रिकेट नहीं है बॉस, ये ड्रामा है। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रामा, बड़ी बड़ी स्टोरीज बनती हुई नजर आएंगी। ये कोई ऐसा वैसा क्रिकेट नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट बदल गई है। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु यानी कि मैं एक नए एपिसोड के साथ दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हूं। और जैसा कि मैंने कहा है आपको कि इस टॉक शो में या इस क्रिकेट की बातचीत में मैं आपके साथ वो बातचीत करूंगा जिसमें मेरा अपना पर्सनल टच है, जिसमें मेरा अपना खुद का कनेक्ट है। वरना हर खबर या हर बड़ी बात या हर बड़ा वाक्य जो है वो गूगल में या कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बात वो है जो इन बड़े मुद्दों में, इन बड़े वाक्यों में क्या मेरा उनसे कोई जुड़ाव था, क्या मैं कभी उनसे कनेक्टेड था। तो ये मेरी कोशिश है कि मेरा क्या अनुभव था उस समय, मेरा क्या एक्सपीरियंस था उस समय, वो कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो आज के इस कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूं इस हिंदुस्तान के, जो कि पूरी दुनिया के सबसे चर्चित विषयों में एक बना। जी हाँ, बात क्रिकेट की होगी, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, शायद अब तक आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडियन प्रीमियर लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग के 17 साल के सफर की, उस सफर की जो हर सफर हर साल मैं जिसके साथ जुड़ा रहा, शुरुआत से लेके अब तक। अब ये बाली उम्र 18 साल का होने वाला है। तो 25-26 साल के इस जर्नलिस्टिक करियर में, जो मैं बार बार मजाक में कहता हूं कि आपको देखकर लगता नहीं होगा कि 25-26 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, लेकिन हो गए बॉस। वो फिटनेस मेंटेन की हुई है, फिटनेस करते हैं। इंस्पिरेशन बहुत सारे हैं। विराट कोहली इस जनरेशन में इंस्पायर करते थे, तो पिछले जनरेशन में सचिन तेंदुलकर, कभी धोनी, कभी युवराज सिंह, बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते रहे इस क्रिकेट के सफर में, इस पत्रकारिता के सफर में। अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहो तो आप भी हमेशा अच्छे ही रहते हो, क्यों? है ना, सही बात। तो चलिए अब आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल के जो 17 बरस हुए हैं, अब तो ये एडल्ट हो गए 18 साल, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ दिलचस्प कहानियां इस इंडियन प्रीमियर लीग की सुनाने जा रहा हूं। आज इंडियन प्रीमियर लीग तो दुनिया के सबसे टॉप लीग्स में से है। इसकी तुलना एनबीए के साथ होती है, बास्केटबॉल लीग अमेरिका की, या ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसके बराबरी की लीग मानी जाती है, या उससे कई बार अगर आप देखोगे तो शायद पैसों के लिहाज से उनसे आगे भी निकल जाती है। खिलाड़ियों को अगर पेमेंट करने की बात की जाए, खिलाड़ियों के मैच फीस की बात की जाए तो ज़बरदस्त है, छप्पड़ फाड़ कर पैसे मिलते हैं। लेकिन ये सब शुरुआत में नहीं था बॉस, ये सब शुरुआत में नहीं था। तो चलिए कट टू 2005 में। तो साल 2005 में ऐसा हुआ कि इस समय हमें कुछ नहीं पता था कि आईपीएल क्या होता है और क्या ऐसे कोई फ्रेंचाइज बेस्ड कुछ खेल हो भी सकता है। जो 2005 के लोग मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो इस समय जो जनरेशन क्रिकेट के साथ जुड़ा है, जो अभी क्रिकेट खेलने लगे हैं, और उन्होंने जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने आईपीएल को देखा एक बड़ी प्रॉपर्टी की तरह, और उनका सपना बचपन से था कि आईपीएल खेलना है। आज की तारीख में एक ये हकीकत है कि हर कोई जो है कहता है मुझे आईपीएल खेलना है, इंडिया से पहले। जी हाँ, फिर वो जब बड़े होते हैं तब रियलाइज करते हैं नहीं, पहले इंडिया जो है आईपीएल से बड़ी चीज़ है, और पहले इंडिया खेलना है फिर आईपीएल खेलना है। लेकिन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को मैंने बहुत देखा है पार्क में खेलते हुए। वो कहते हैं मुझे मुंबई इंडियंस से खेलना है, मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलना है, मुझे राजस्थान रॉयल्स से खेलना है। तो इस तरीके से छोटे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है आईपीएल। ये तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। लेकिन बात हो रही है सन 2005 की। सन 2005 में मैं एक ऐसे शख्स से मिला, एक ऐसे पर्सनालिटी से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि समय मेरे पास एक आइडिया है, मैं बीसीसीआई को लगातार जो है पिच कर रहा हूँ, लेकिन बीसीसीआई इस चीज़ को मान नहीं रही है। बीसीसीआई इसको समझ रही है कि ये गार्बेज है, ट्रैश है जी, है ना, इसका कोई मतलब नहीं। आप मुझे मालूम है समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आईपीएल का ब्रेन चाइल्ड, जिसके पास आईपीएल का ब्लूप्रिंट, खाका उनके दिमाग में और उनके फाइल्स में तैयार था, रेडी था
आईपीएल का पूरा खाका, पूरा आईपीएल कैसे चलेगा, कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स को खरीद सकती है, किस तरीके से इसका रेवेन्यू मॉडल होगा, क्या ये आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इससे हम पैसे कमाएंगे, एक 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 डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उस आदमी के दिमाग से निकलकर फाइल में दर्ज हो रखी थी। 2005-6 की बात है, हम स्टोरीज कर रहे थे, हम कवर कर रहे थे, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ वेस्ट इंडीज और क्रिस गेल थे और इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था जयपुर में। तो मुलाकात हुई ललित मोदी से। ललित मोदी जानते थे क्योंकि हम क्रिकेट कवर करते थे। तो उन्होंने कहा सुनो समीप, ऐसा है कि यार मेरे इस पे एक स्टोरी करो ना। मैंने बोला सर क्या है ये? उनको हम ललित भाई कहते थे। ललित भाई क्या है ये? ललित भाई ने कहा समय प्यार, ये मैंने ना एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक मॉडल बना रखा है, मैं बीसीसीआई को पिच कर रहा हूँ, जिस दिन ये हो जाएगा ना तुम देखोगे क्रिकेट की दुनिया बदल जाएगी। हमने बोला यार ये जुनूनी आदमी है, ये क्या बातें कर रहे हैं यार, ये मतलब हम वाकई में मैं अंदर से हंसा मैं ललित मोदी पर। मैंने बोला ठीक है सर कर लेता हूँ, आउट ऑफ कर्टेसी सच बता रहा हूँ, मतलब और कुछ नहीं था, क्योंकि जयपुर में हम इतनी स्टोरीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नेट्स में जा रहे हैं, सुबह शाम उनसे मुलाकात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। मतलब ठीक है कर देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे की तरह इतनी बड़ी सी फाइल नहीं होती जो आर्किटेक्ट्स लेके घूमते हैं, उस तरह की बड़ी सी फाइल उनके सेक्रेटरी लेकर आए और बोला ये रही फाइल, इसे शूट कर लो, देखो मैंने क्या क्या बना रखा है। हर फाइल्स के अंदर होते हैं ना जो प्लास्टिक के पेजेस होते हैं, प्लास्टिक के पेजेस के अंदर जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारा चीज डॉक्यूमेंटेड उस फाइल के अंदर। 2005-6 की बात बता रहा हूं। अभी आईपीएल क्या होता है ये देश कनेक्ट भी नहीं कर पाया था। क्रिकेट के जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट कनेक्ट भी नहीं कर पाए थे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग की तर्ज पर, एनबीए की तर्ज पर क्रिकेट में भी एक इंडियन प्रीमियर लीग हो सकती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी, पैसे वाली, सबसे शोहरत और सबसे रुतबेदार एक लीग बन सकती है। दिमाग में, जहन में, मतलब वो बात दूर दूर तक नहीं आई थी, बॉस, मतलब सोचा भी नहीं था। तो फाइल उन्होंने ललित मोदी जी ने हमें दिखाई कि देखो इसको करो शूट। तो हमने शूट किया, हमने उसको शूट किया, हमने उनसे इंटरव्यू किया कि क्या है। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे आएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोग आएंगे, मालिक होंगे, वो अपनी अपनी टीम बनाएंगे। तो हमने कहा लेकिन ललित भाई ये ऐसी रणजी ट्रॉफी तो है, ये स्टेट तो चल ही रहा है, इंटरनेशनल चल रहा है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, अंडर 19 है, सीके नायडू है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब तमाम कैटेगरीज में जो ऑलरेडी क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? बोलते हैं नहीं, आज भी मुझे ना वो इतना फ्रेश, इसलिए वो बात 100, 150, 200, हज़ारों इंटरव्यू शायद किए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में ना बस जाती है। और स्टोरी को थोड़ी छोटी करके फटाफट आपको सुनाता हूँ, आगे भी बढ़ना है मुझे। तो 2005-6 से आगे बढ़ के 2008 में भी आना है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लोग अपनी अपनी टीम्स खरीदेंगे। समझो समीप बाबू, इसमें टीम खरीदेंगे, अपनी अपनी टीम खरीदेंगे, मालिक होंगे और उसके बाद ये खिलाड़ियों को पैसे देके अपनी टीम में लाएंगे। तो मतलब ये तो क्लब टाइप का हो गया ना सर? बोलते हैं हाँ क्लब टाइप का, इसको फ्रेंचाइज कहते हैं। आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा। तो मैंने बोला हाँ, साउथ अफ्रीका में मैं एक सीरीज कवर कर चुका था तब तक। तो मतलब हाँ, मैंने देखा कि जैसे जोबर्ग की टीम कुछ कहलाती है, प्रेटोरिया की जो डोमेस्टिक टीम है वो कुछ कहलाती है, कोई टाइटन्स कहलाता है, कोई जैसे डर्बन की टीम जो है डॉल्फिन्स कहलाती है। तो वो फ्रेंचाइज ने खरीद रखा था। वो एक्चुअली डॉल्फिन्स, टाइटन्स, ये सब कंपनीज थे, फ्रेंचाइज के से स्पॉन्सर्ड टीम्स थी वहाँ की स्टेट टीम्स। तो वही सेम कॉन्सेप्ट था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आगे। तो स्टोरी कर दी भाई साहब, समझ में आया नहीं क्या किया क्या नहीं किया। सही बता रहा हूँ, वो हिंदी में कहते हैं ना बाय गॉड की कसम, है ना, स्लैंग है ना वो। तो उस तरीके से मुझे कुछ नहीं समझ में आया मैंने कौन सी स्टोरी की, सीरियसली। मतलब मैंने आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ललित मोदी मैंने वो स्टोरी कर दी और हमने वो स्टोरी चला भी दी कि ऐसे ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट का इनका कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है और इसका मतलब कोई फ्यूचर तो दिख नहीं रहा, लेकिन स्टोरी चला दी, बात हो गई, बात खत्म। किसी ने ना स्टोरी रजिस्टर की, ना किसी ने नोटिस की, कुछ नहीं, वो आई और गई। लेकिन इसी समय जो है आपको याद होगा कि एक बड़ी कंपनी थी, उनकी और बीसीसीआई के बीच तकरार हुई टेलीकास्ट राइट्स को लेकर टकरार हुई। अब आप, मैं कौन सी कंपनी क्या है, मैं आपको सब अभी कंपनीज का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारे चैनल राइवलरीज भी होती हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो अब जब स्टोरी में जाऊँगा आपको पता चल जाएगा। उस समय हम कपिल देव के साथ हुआ करते थे। कपिल देव हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी थे और हम उनके साथ रोज़ बात करते थे।
तो कपिल देव ने कहा कि एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। मतलब अब ये कौन सी चीज लेके आ रहे हैं सब कुछ बदलने वाली, बोल ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि जो बीसीसीआई का जो घमंड है ना, जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का घमंड, हमने गाबा का घमंड नहीं खत्म किया था, हमने ऑस्ट्रेलिया का ही घमंड खत्म कर दिया था। हिंदुस्तान को छोटा ना करो ये कह के कि गाबा का घमंड जो था हमने खत्म किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ही तोड़ दिया था। जैसा हमने अब पर्थ टेस्ट मैच में उनको तोड़ा है, जाते ही पहले टेस्ट मैच में उनको रौंदा है, उसी तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। इसी तरीके से बात हुई कि बीसीसीआई का घमंड तोड़ देंगे, हम ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि बीसीसीआई के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम क्रिकेटर्स के लिए केक जो है बड़ा कर देंगे। इस तरीके की बातें कपिल पाजी से सुनाई दी हमें समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कट द स्टोरी शॉर्ट, विद इन 2 months 3 months आईसीएल का अनाउंसमेंट होता है। आपको याद है ना आईसीएल, तो इंडियन क्रिकेट लीग, और अचानक आईसीएल का जब अनाउंसमेंट होता है, खिलाड़ियों को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, अलग अलग मालिक आते हैं, टीम्स बनती है। आईसीएल के 2 सीजन हुए भी थे, आपको याद होगा, उसके बाद वो बंद हो गया था, चल नहीं पाया था। अब मुझे याद है कि मदन जी भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हुआ करते थे। मदन जी से पूछा, मदन जी आप आ जाओगे आईसीएल? वो बोलते मैं तो जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या मिलता है बीसीसीआई से, कुछ मिलता तो है नहीं। अच्छा, उस समय बीसीसीआई जो था प्लेयर्स को इतना अच्छा पेंशन या वन टाइम पेमेंट इस तरीके की चीजें नहीं कर रहा था। बीसीसीआई नेवर यूज्ड टू केयर, मतलब बाकी स्पोर्ट्स से तो ज्यादा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स प्लेयर्स की इतनी कोई मतलब इज्जत तो थी, लेकिन वो केयर जो होती है ना, जो कि इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, उनके लिए पेंशन हो, उनका वन टाइम एक बड़ा पेमेंट हो, ये सब कुछ ज्यादा था नहीं उस समय। तो हर कोई जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी रहता था, निराश रहता था, कभी कभी गुस्सा भी रहता था। तो जो आईसीएल आया तो जितने स्टार प्लेयर्स थे सब पाजी के साथ चले गए एज कोच। आईसीएल सडनली बिकेम अ बिग प्रॉपर्टी, सडनली, और बीसीसीआई के पैरेलल आके खड़ी हो गई बराबर पे। और वो जो जमाना था, हम मदन जी से पूछ रहे, मदन जी आप जाओगे? ऑफ कोर्स। वो सैंडी भी आ रहा सी, और वो महेंद्र भी आ रहा है, जिमी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मतलब पाजी इंडिया का पूरा हुज हू क्रीम जो है, वर्ल्ड कप विनर्स 83 सब पाजी के साथ जुड़ रहे हैं और आईसीएल की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये था एक्चुअल में वो बीज जो बोया गया था जहां से आईपीएल शुरू हुआ था। इसके बाद की स्टोरी आपको ही पता है। अफरा तफरी में बीसीसीआई ने ललित मोदी को फोन किया कि भाई वो फाइल कहां है, जल्दी से लेकर बीसीसीआई के दफ्तर पहुंचो मुंबई। और वहां से शुरू होता है आईपीएल का आगाज, वहां से शुरू होता है। बीसीसीआई कहती है कि हर हाल में हमें आईपीएल लॉन्च करना है, टीम्स बनाओ, खिलाड़ी बेचो, आईसीएल को इलीगल करार करो, आईसीएल में जो जाएगा वो इंडियन टीम से नहीं खेल पाएगा। उस समय सडनली ये बात होने लगी थी, बीसीसीआई कोई नेशनल बॉडी नहीं है, ये तो प्राइवेट बॉडी है, तो आईसीएल भी एक प्राइवेट बॉडी है, तो ये भी इंडिया टीम बनाएगी, ये भी इंडिया टीम बनाएगी। ये कोई आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर तो कोई रजिस्टर्ड टीम नहीं है, आईओसी में या ओलंपिक्स में तो नहीं खेलती इंडियन क्रिकेट टीम। बीसीसीआई तो एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, तो ये एक प्राइवेट बॉडी, तो दूसरी प्राइवेट बॉडी। हड़कंप मच गया था हर तरफ आईपीएल शुरू होने से पहले, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि आईपीएल शुरू करेंगे, आईसीएल उनको खत्म करना था, वो पैरेलल बॉडी लेकर नहीं आने देना चाहते थे। इस वजह से आईपीएल को अफरा तफरी में शुरू किया गया, आप सबको मालूम होगा। और उसके बाद शुरू हुआ आईपीएल 8 टीमों के साथ। शाहरुख खान ने एक टीम खरीदी, प्रीति जिंटा और उनकी टीम ने एक टीम खरीदी, और राजस्थान रॉयल्स खरीदी, 2-4 लोगों ने एक कंसोर्टियम बना, उन लोगों ने खरीदी। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा तो बाद में आए उसमें। तो इस तरीके से सारी टीमें बनी। मुंबई इंडियंस ने टीम खरीद ली। उस समय टीम्स बांटी गई, किसी ने 150 करोड़ में खरीदी, किसी ने 80 में, किसी ने 300 करोड़ में। उस तरीके से सबने फ्रेंचाइज के पैसे दिए और प्लेयर्स ऑक्शन हो गए। और महेंद्र सिंह धोनी जो थे, पहले आईपीएल में हर किसी की नजर थी, बाय द वे पहले आईपीएल में अगर आप भूल गए तो आईपीएल में हर कोई जो था महेंद्र सिंह धोनी को खरीदना चाहता था। और महेंद्र सिंह धोनी के पर हम सब की भी नजर थी कि महेंद्र सिंह धोनी कितने में बिकते हैं। तो 8 करोड़ में महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके ने खरीद लिया था। खरीद क्या लिया था, मतलब उन्होंने एडॉप्ट कर लिया वो, और फिर वो सीएसके के वो विसल पोड़ू बन गए। आपको पता ही है सीएसके का मतलब महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी बिक गए, वाहवाही होने लगी, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे। वो भी तो थे विजय माल्या, आरसीबी सबसे ग्लैमरस टीम, बड़े बड़े हीरो हीरोइन। आरसीबी ने तो अपनी चीयर लीडिंग टीम ही यूएस से मंगाई। आपको याद होगा कि वो बहुत फेमस बास्केटबॉल टीम की वो थी, एक चीयर लीडिंग टीम थी उसके साथ,
उन्होंने अपनी टीम को जोड़ा, मतलब कमाल, धमाल, ग्लैमर क्रिकेट, एक सडनली एक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, मॉडल, क्रिकेट का एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा फ्यूजन देखने को मिला जो क्रिकेट की दुनिया में कभी देखने को नहीं मिला था। 2008 हम जैसे जर्नलिस्ट कुछ नया बनते हुए देख रहे थे और हम बड़े क्लोजली देख रहे थे, क्योंकि जो व्यूअर्स थे, जो क्रिकेट के फैंस थे, जो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो दूर से देख रहे थे ना। वो तो उस दिन का वेट कर रहे थे जिस दिन 2008 को आईपीएल में पहली गेंद डलेगी। वहां से आप लोगों ने देखा, हमने वहां से देखा जहां से ये चीजें बननी शुरू हुई। तो हम लोग देख रहे थे कुछ बड़ी अजीब और गरीब चीज जो है तैयार हो रही है और पता नहीं इसका होगा क्या, फ्यूचर क्या है। खिलाड़ी कंफ्यूज थे, एक्साइटेड भी थे, थोड़े घबराए भी हुए थे कि पता नहीं किस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें उस समय जो थी सबके दिल में, सबके जहन में थी। लेकिन हो कुछ अच्छा ही रहा था, केक बड़ा हो रहा था, हमें पता था कि कुछ जबरदस्ती होने जा रहा है। लेकिन मेरे दिल में ना उस समय एक सवाल था, और सवाल ये था क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत क्लोजली फॉलो करता रहा हूँ अपने लाइफ में। दो मेरे पैशन रहे हैं, दो खेलों को लेकर ना एकदम जुनूनी रहा हूँ, एक क्रिकेट और दूसरा फुटबॉल। तो फुटबॉल में मैंने एक चीज़ देखी दोस्तों कि फुटबॉल में जो होती है ना लीग्स, जो क्लब के जो मैचेस होते हैं, वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि देश से पहले क्लब आता है। कई बार यूरोप में ये देखा गया है। आप इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं आपको चोट ना लगे। क्यों? क्योंकि आपको जाकर वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना है। और जब आप देश के लिए खेलते हैं तो फुटबॉल के क्लब वाले, पता है क्या, जो देश के जो फेडरेशंस होते हैं उनको बोलते हैं हमारे खिलाड़ी का ध्यान रखना, इसको हमने इतने करोड़ों रुपए दिए हुए हैं, इसको चोट ना लग जाए, इसको संभाल के रखना, इसको बचा कर रखना, संभाल के नहीं बचा कर रखना, इसे चोट ना लगे, और इसका वर्कलोड मैनेजमेंट ध्यान से करना। तो ये मैंने देखा कि फुटबॉल में देश का परफॉर्मेंस या देश का रिजल्ट कुछ भी हो जाए तो खिलाड़ियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क तब पड़ता है कि उनका क्लब जो है वो जीता या नहीं जीता, क्लब के लिए उनका परफॉर्मेंस एट बेस्ट है या नहीं है। तो मुझे डर ये लग रहा था कि आईपीएल आ तो रहा है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में इंडियन क्रिकेट को भी लेके जाएगा, और शायद गया है, काफी हद तक गया है। आईपीएल देश के ऊपर प्रायोरिटी बना है, ये कई बार हमने देखा है। पूरे साल भर आप इंजर्ड रहने के बाद आईपीएल के लिए फिट हुए, आईपीएल आपने खेला, आईपीएल खेलते फिर आप अनफिट हो गए, हुआ है ना, ऐसा हुआ है ना। तो ये बहस हो गई है, ये मतलब आप प्रूव नहीं कर सकते ऑन पेपर्स, लेकिन ये बहस तो पिछले 17 सालों में बहस तो ऊपर आई है, हमने देखा है। और ये कई बार सवाल भी पूछे गए, आईपीएल के समय फिट हो जाते हो, जब इंडिया खेलने की बात आती है तो चोटिल हो जाते हो, या ब्रेक लेने का समय हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें क्रिकेट में भी हुई है यूरोपियन फुटबॉल की तरह, और ये होना लाजमी था, ये आप रोक ही नहीं सकते। जहां से आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जहां आप एक तरह से जिस प्लेटफॉर्म में खेलकर आप स्टार बन रहे हैं, तो आप उसको इंपॉर्टेंस तो दो, आपके लिए उसकी रेलेवेंस तो बढ़ेगी। तो ये चीज 2008 में मैंने सबसे पहले, पता है किससे सवाल पूछा था? मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था, उस समय बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी थे वो, और उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल क्रिकेट विल टेक अ बैक सीट? उन्होंने बोला मतलब? मैंने कहा कि जो इंडिया खेलना प्रायोरिटी के लिहाज से पीछे हो जाएगा, आईपीएल खेलना पहली प्रायोरिटी हो जाएगी खिलाड़ियों की। ये 2008 के शुरुआत में, आईपीएल शुरू होने से पहले, या 2007 नवंबर दिसंबर की बात है, 2007 या 8, ये सवाल मैंने किया था टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर से। तो गौतम गंभीर तो जुनूनी और पैशनेट तो वो है ही है, वो देश, नेशन फर्स्ट वाला उनका एक हमेशा से वो रहा है ना, जज्बा उस तरीके का। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, मैं 100% श्योर हूँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा देश के लिए खेलना जो होता है सबसे बड़ी बात होती है, और देश जो है कभी आपको प्रायोरिटी में पीछे जा ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद कई खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हुई, कई खिलाड़ियों ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, कि ऐसा महसूस होता है कि हाँ आईपीएल ने कई बार प्रायोरिटी ली है, लेकिन खिलाड़ी हमेशा पहले इंडिया के लिए खेलना चाहता है। तो ये बहस उस समय से छिड़ गई। अब स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी ये है कि आईपीएल जो था हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, देश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बना, कैसे आईपीएल मोस्ट व्यूड, मोस्ट रेड इवेंट बन गया इस देश में। ये पता है आपको क्या है? ये पता है क्या है? इसको कहते हैं चपैड़, थप्पड़। जैसे थप्पड़ होता है ना, जैसे वाइप होता है, उसी तरीके से जैसे क्या होता है, हमारी टीम में एक वाइप लगता है, उसके बाद सीन बदल जाता है। ये थप्पड़ जो था, ये भी वही वाइप था आईपीएल के बदलाव के लिए। ये थप्पड़ हरभजन सिंह का था, और गाल था
श्रीशांत का, सॉरी टू से। लेकिन 2008 के इस स्लैपगेट ने ये वो वाइब का काम किया, टीवी के एडिट के उस वाइब की तरह काम किया कि सब कुछ चुटकी में बदल गया। सब कुछ सडनली व्यूअर्स को लगने लगा, सडनली टीवी चैनल्स को लगने लगा, न्यूज़पेपर्स को लगने लगा, फिल्म इंडस्ट्री को लगने लगा कि बॉस ये क्रिकेट से बढ़कर है। यहां तो कंट्रोवर्सीज है, यहां पे आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है, आपसी फीलिंग्स जो है यहां पर खुलकर सामने आ रही है। ये क्रिकेट नहीं है बॉस, ये ड्रामा है। यहां पर बड़े बड़े ड्रामा, बड़ी बड़ी स्टोरीज बनती हुई नजर आएंगी। ये कोई ऐसा वैसा क्रिकेट नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट बदल गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर जीतना जरूरी है, यहां पर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं आपको जीतने के लिए। ये प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू विन, ये चीज पहली बार हर किसी को एक तोप के गोले की तरह हर किसी के दिल में लगी। हर किसी का दिमाग खुल गया, बत्ती खुल गई दिमाग की कि बॉस आईपीएल इज नॉट नॉर्मल, आईपीएल इज समथिंग एल्स। आईपीएल में जुनून, पैशन, जीत हर हाल में, ये डिफरेंट लेवल पर है। मुंबई इंडियंस की बात करें, बातें होती थी कि हारना मना है, हारने पे क्लासेस लग जाती थी वहाँ पर, मतलब ऐसी जो खबरें छन छन कर बाहर आती थी, सोर्सेस से आती थी कि मतलब हर हाल में जीतना है। तो ये चीज़, ये जो थप्पड़ हरभजन सिंह ने मारा, जिसकी वजह से उनको फिर पूरे आईपीएल में 2 मैचेस ही खेले थे और 11 मैचेस बचे हुए थे, और 11+2 अगर वो फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल, प्लेऑफ्स और फाइनल पहुँचते तो करीब 14 मैचेस, तो पूरा आईपीएल बैन हो गए थे। 100% मैच फीस जो थी उनकी डॉक कर दी गई थी, यानी कि पेनल्टी में लगा दी गई थी। और उनके साथ जो खड़े थे लालचंद राजपूत, जो मुंबई इंडियंस के कोच थे, उनके भी 50% जो था मैच फीस काट दिया गया था, है ना। लेकिन हुआ क्या न्यूज़ रूम के अंदर, क्या हुआ इससे? हमारे न्यूज़ रूम के अंदर क्या हुआ? हमारे न्यूज़ रूम के अंदर ये हुआ कि हमारे जो बॉसेस थे, जो बड़े बड़े मैनेजिंग एडिटर्स थे, जो एडिटर्स थे, उनको मजा आ गया। उनको पता चल गया बॉस लोग पागलों की तरह इसको देख रहे हैं। हम लगातार उसको टेलीकास्ट लाइव सुबह से लेकर शाम तक स्लैपगेट के बारे में बात करने लगे। ललित मोदी ने आकर बयान दिए, ललित मोदी ने भी देखा कि ये 2008 में जो स्लैपगेट हुआ है, ये मेरे आईपीएल के, मेरे, यस, पॉइंट टू बी नोटेड, ललित मोदी ने हमेशा इसको अपने बेबी की तरह देखा, इट्स माय बेबी, और उन्होंने उस तरीके से उसको ट्रीट किया। मैं बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना सकता हूँ। आईपीएल आफ्टर पार्टीज में बहुत गया, है ना। आईपीएल 2009 साउथ अफ्रीका, थोड़ी बहुत वो भी स्टोरियां सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन आईपीएल कैसे बढ़ता गया, इस 2008 का जो ये स्लैपगेट इंसिडेंट था ना दोस्तों, ये आईपीएल का गेम चेंजर था। थप्पड़ कांड ये गेम चेंजर था। न्यूज रूम में हड़कंप, न्यूज़पेपर्स हर दिन हर समय कवरेज। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, जैसे आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ अलग अलग मीडियम पे, है ना, चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, है ना, वेबसाइट्स पे हो। आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थप्पड़ कांड ने सब कुछ चेंज कर दिया। और ललित मोदी वाज अ ग्रेट बिजनेसमैन। उन्होंने स्मेल किया कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिविटी इज ऑल्सो अ बिग प्रमोशन ना, बैड नेम इज ऑल्सो, आपको बताइए, नाम तो देता है, बदनामी में भी नाम होता है। तो वो वाला डायलॉग जो था, वो जो मुहावरा है, वहां पर ललित मोदी ने फिट किया। उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने फारूक इंजीनियर को बुलाया, उनको मैच रेफरी थे, और वो जो हियरिंग थी, है ना, वो हियरिंग ओपन कर दी टू मीडिया। अब आप सोचो, मीडिया को ऐसा मसालेदार कंटेंट मिला, व्यूअर्स को ऐसा मसालेदार कंटेंट मिला, तो कौन आईपीएल नहीं देखेगा। कोई रो रहा, हरभजन सिंह के चाटे के बाद श्रीशांत रोए जा रहे हैं, उनका रोना नहीं रुक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रुक रहा है, वीरू समझा रहे हैं। लालचंद राजपूत पीछे खड़े थे, पकड़ ही नहीं पाए हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन वो जो इमोशंस, वो जो भावनाओं पर जो कंट्रोल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते रहे, वो भावनाओं पर कंट्रोल आईपीएल पे नहीं था। क्योंकि आईपीएल में हारने का बहुत ज्यादा आपको लगता है जैसे डांट पड़ेगी, या आपको उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। ये अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जो था फ्रेंचाइज से खेलते हुए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये था गेम चेंजर
फॉर द एंटायर आईपीएल। और उसके बाद आईपीएल का ग्राफ ऐसा ऊपर गया है उस स्लैप गेट के बाद, हर व्यूअर, हर खेल प्रेमी सडनली आईपीएल से जुड़ गया, सडनली। और उसके बाद से किसी ने आईपीएल को छोड़ा ही नहीं। आईपीएल में क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी था, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज भी जो किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में या कहीं नहीं देखी थी। आज हरभजन सिंह इसको लेकर गिल्टी फील करते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रीशांत ने भी माफ कर दिया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को शायद ये नहीं मालूम है कि उनको आईपीएल के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल को पॉपुलर करने में उनके इस इंसिडेंट ने शायद सबसे बड़ा रोल अदा किया। अब ये हो गई बात आईपीएल के 2008 किस तरीके से जो था स्टार बने। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स जीता। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपको अब यहाँ पर साझा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। मैं मेन पॉइंट्स पे ही आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, कैसे आईपीएल बदला। अब आईपीएल के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, एक तो था लॉन्च, और लॉन्च के अगले साल ही सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि अब आप भारत में नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, आपको बाहर लेके जाना है, या इंडिया में कराना है, साउथ अफ्रीका में कराना है। उस समय दुबई तैयार नहीं था, तो कहाँ लेकर जाएं। इंग्लैंड ने कहा हमारे यहाँ ले आओ, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारे यहाँ करवा लो आईपीएल, क्योंकि सबने देख लिया था कैश काउ, यानी कि पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत सारे फैंस आते हैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि 2009 में ये पाथ ब्रेकिंग था, उस समय कोई सोच नहीं सकता था। ललित मोदी ने आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करा दिया। ऐसा लग रहा था कि शायद हो नहीं पाएगा। हालांकि इससे कई बड़े बड़े सरकार में बड़े मिनिस्टर्स, बहुत लोग नाराज हो गए थे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो गए थे जो ललित मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ गया। लेकिन ललित मोदी एज बिजनेसमैन, एज अ विजनरी, मैं वहां तक तो उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई या जो स्कैम हुआ या जो विवाद हुए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो कानूनी है, वो सब जुडिस है, वो कोर्ट में वो केसेस हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आईपीएल को लाना, आईपीएल को सक्सेसफुल इवेंट बनाना, ये ललित मोदी की देन थी। ललित मोदी आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले जाते हैं 2009 में, और समीप राजगुरु जो आपको ये सारी बातें बता रहा है, अमीरात के उड़ान से उड़ता है दिल्ली से दुबई, दुबई से जोबर्ग, इस आईपीएल को कवर करने के लिए पहुंचता है। और पहला जो मैच था वो केप टाउन में था। अब बहुत ज्यादा जो था वहां पर ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहां पे शाहरुख खान भी आए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब स्टोरी ये है कि साउथ अफ्रीका में गेंद पहली टाइम पे डल पाएगी या नहीं डल पाएगी, इसको लेकर जो था ना, बहुत ज्यादा वो था, डर था, फियर था कि पता नहीं हो पाएगा। इन टीम्स पहुंच गई, टीम्स सारी पहुंच गई, और अब ये पहली गेंद डलेगी। लॉजिस्टिकली इतना बड़ा एक नाइटमेयर था, वो इतना मुश्किल काम था उसको एक साथ वहां पर लेकर आना और उसको वहां पर कराना, सारी फ्रेंचाइज को पहली बार लेके जाना। किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ना आईपीएल इतना बड़ा हुआ था बॉस, ना इतने पैसे थे आईपीएल के पास। आज हजारों करोड़ का आईपीएल, एक टीम जो है, अब आप देखिए जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, संजीव गोयनका ने 8,000 करोड़ की खरीदी है। उस समय जो सबसे बड़ी टीम थी वो मुंबई इंडियंस 340 करोड़ की थी। केकेआर शायद 80 करोड़ की टीम थी। 65-70 करोड़ की पंजाब किंग्स, उस समय किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, अब पंजाब किंग्स हो गई वो। तो छोटी टीम थी, पैसे भी नहीं थे, उसको सारा बैग्स पैक करके आप साउथ अफ्रीका ले गए, और वहां पे जो चैलेंजेस थे वो अनबिलीवेबल चैलेंजेस थे। हमने देखा है किस तरीके से फ्लाइट्स बुक करना, किस तरीके से टीम्स को अलग अलग जगहों पर लेके जाना। साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प किया, लेकिन हम लोग वहाँ पर वो थे, बने हुए थे एज रिपोर्टर्स, हम देख रहे थे कि इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं ललित मोदी। लेकिन कमाल की बात थी, और हम प्रेस बॉक्स में थे, और केप टाउन में राइट टाइम पे बारिश हो रही थी। वो दुआ कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं गूगल में नहीं मिलेगा। ललित मोदी दुआ कर रहे थे कि भाई ये बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, पहली गेंद राइट टाइम पे डल जाए। अगर इस बारिश की वजह से भी अगर ये गेंद राइट टाइम पे नहीं डली ना, तो हम फेलियर कहलाएंगे कि देखो नहीं करा पाए ना आईपीएल बाहर लेके जाकर, भले ही बारिश की वजह से हुआ है। और मैं वहां पे खड़ा हुआ, ललित मोदी सामने खड़े हैं और उनके साथ उनकी टीम खड़ी हुई है एज जर्नलिस्ट। तब बड़े क्लोज भी थे बाय द वे, बहुत क्लोज हम लोग। आईपीएल में अब दूरियां बनी हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर और बहुत सारी चीजें, एजेंट्स अब बहुत आ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे अब जो है ना दीवारें अब बहुत सारी आ गई हैं। लेकिन उस समय जर्नलिस्ट ललित मोदी से रोज बात करते थे, रोज बात होती थी। ललित भाई डरे क्यों हो? ललित भाई बोल रहे हैं यार
राइट टाइम पे बॉल डलनी चाहिए, पहली गेंद राइट टाइम पे गिरनी चाहिए। कमाल था कि ऊपर वाले ने साथ दिया, धूप खिली केप टाउन में और पहली गेंद राइट टाइम पे बॉलर रन अप लेता है और राइट टाइम बिल्कुल घड़ी के सुई एकदम सटीक टाइम पे पहली गेंद डलती है और पूरे जो केप टाउन का जो अंदर जो लाउंज था जहां पर सब बैठे हुए थे, सब तालियों की गड़गड़ाहट, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जो खुशी थी ना, खुशी नहीं थी, राहत थी, वो देखने लायक थी। हर कोई इतना रिलैक्स फील कर रहा था कि शुरू हो गया बॉस, शुरू हो गया। तो ये देखने लायक था। समझ में आया कि आईपीएल के लिए कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी ये बनी है कि आज साउथ अफ्रीका में भी आके हिंदुस्तानियों ने इस आईपीएल को राइट टाइम पे शुरू करा दिया और पूरा आईपीएल वहां पर पूरे एकदम बहुत लाजवाब तरीके से आईपीएल वहां पर हुआ भी, बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। कहीं कोई हर्डल नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैं अगर बताऊं, मैं आईपीएल मैंने कहां कवर किया, जोबर्ग में कवर किया, प्रिटोरिया में किया, किम्बरली गया, ब्लूमफोंटेन गए, डर्बन गए, केप टाउन गए। हर दूसरे दिन जो था शहर बदल जाता था हमारा, हर शहर में गए, है ना। और शाहरुख खान से बड़ी मुलाकातें हुई वहां पर। एक इंसिडेंट सुनाऊंगा और उसके बाद मैं इस कहानी को यहीं पे रोकूंगा। एक इंसिडेंट मैं जरूर सुनाऊंगा यहाँ पर, और वो इंसिडेंट था, नहीं, दो इंसिडेंट सुनाऊंगा, दो इंसिडेंट थे। पहले सुनाता हूँ सौरव गांगुली की कॉन्ट्रोवर्सीज। सौरव गांगुली से रोज मुलाकात होती थी, दादा के साथ मुलाकात होती थी और ये स्टोरी बड़ी लंबी है, मैं इसके लिए तो एक स्पेशल दिन रख सकता हूँ, लेकिन चलो फिर भी आपको सुना देता हूँ। तो दादा से मुलाकात हुई, दादा और सौरव गांगुली, दादा और शाहरुख खान के टीम के खिलाड़ी। इतनी कंट्रोवर्सीज, जॉन बुकानन टीम के कोच, तीन कैप्टन्स टीम के बना दिए गए। सौरव गांगुली एकदम गुस्से में तप रहे हैं। सौरव गांगुली से तो हमारा रोज का मिलना जुलना हुआ करता था उस जमाने में। हमारे इंडिया के कैप्टन थे, उसी समय वो रिटायर भी हुए थे, तो सौरव गांगुली के बड़े क्लोज उस जमाने से हम सौरव गांगुली के क्लोज हो गए थे करीब, आप समझ लो 2003 से सौरव गांगुली के हम बड़े क्लोज थे, मुंह लगे हुए थे क्योंकि हर टूर पे मिलते थे, है ना। और दादा बड़े जेंटलमैन आदमी थे और अगर दादा से वैसे जब आप मिलोगे ना सौरव गांगुली से तो ऐसा लगेगा आप उनको बरसों से जानते हो। लेकिन सौरव गांगुली ने अगर आपको कुछ कमिट किया और वो चले गए तो फिर सौरव गांगुली आपको शायद नहीं जानते होंगे, फिर वो आप फ़ोन करते रह जाना, आपको मिलेंगे नहीं। तो दादा की ये बड़ी खासियत है, तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, दादा की ये बड़ी क्वालिटी है कि वो भूल जाते हैं। जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, आप सारी जो उनके लिए जो आपकी शिकायतें होते हैं आप भूल जाते हो। तो दादा शाहरुख खान क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, बॉलिंग कर रहे हैं, वो फोटोज़ भी हैं, मैं हो सकता है मैं ट्राई करूँगा फोटोज़ ढूंढूँ। शाहरुख खान के साथ मेरी फ़ोटोज़ हैं उस समय की, डर्बन की, और शाहरुख खान से बात हो रही है, सौरव गांगुली से बात हो रही है। सौरव गांगुली को हमने पूछा, हमने जॉन बुकानन से बात की उससे पहले, जॉन बुकानन से मैंने पूछा कि आपने बताया 3 कप्तान है इस तरीके से, बताया या Saurav knows everything, mate. He knows everything. We have discussed with him. I've discussed with him for about 3 or 4 captains. एक bowling captain, एक fielding captain, एक batting captain, एक team captain. ना जाने क्या क्या, इतनी गंदी पॉलिटिक्स उस समय चल रही थी। और टीम के अंदर रेसिज्म की भी खबर आई थी जो अजीत अगरकर के साथ हो गया था। उन्होंने अजीत अगरकर के साथ बदतमीजी की थी, ये खबर आई थी और बाद में वो खबर सच निकली। कई सालों के बाद वो खबर सच निकली, वो खबर मैंने की थी। मैं अपना बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो खबर की थी, हमें पता चल गया था। लेकिन वो इतनी रेसिज्म की खबर थी कि हमारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ज़्यादा रन नहीं किया क्योंकि मेरे पास उस समय बैक करने के लिए उसको ज़्यादा प्रूफ नहीं थे। लेकिन वो खबर बिल्कुल सच खबर थी और बाद में विद प्रूफ एक न्यूज़पेपर ने उसको छापा था। तब मैंने अपने न्यूज़ एडिटर को बोला, मैंने देखी ये खबर वही है। हमने चलाई लेकिन उसको हमने बड़ा नहीं किया था उस समय। तो सौरव गांगुली निकल रहे थे, सौरव गांगुली से मैंने पूछा, दादा ये जॉन बुकानन बोल रहे हैं कि आपको सब बताया, आपको पता है, आपको टीम मीटिंग में बुलाया जाता है? तो हट फालतू बात, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है। कौन सा टीम मीटिंग, क्या बोलता, क्या? मेरा बोला बातचीत नहीं हुआ इन लोगों से, इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, आई डोंट नो एनीथिंग। है कुछ नहीं पता? बोले दादा आपसे इंटरव्यू करना, आप बोलोगे? हाँ। बोलता बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा ना, मुझे नहीं मालूम ये केकेआर में क्या चल रहा है, मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी, दादा को ऐसा साइडलाइन किया था, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब दादा कहाँ घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। एक पूरा जॉन बुकानन का ग्रुप था, उसमें उनका बेटा भी, भाई साहब वो फिटनेस मैनेजर और फिटनेस ट्रेनर की तरह आ गया था टीम में, है ना। ब्रैड हॉज थे शायद, हाँ ब्रैड हॉज ही थे। वो पूरा एक गैंग बना हुआ था, ऑस्ट्रेलियन गैंग। दादा आउट, किक्ड आउट ऑफ द एंटायर केकेआर ग्रुप। शाहरुख खान भी उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहे। 2009 में हम लोग क्या कहते हैं ना, हिंदी में एक शब्द होता है हतप्रभ, शॉक्ड। हम लोग शॉक्ड यार, सौरव गांगुली हमारा लेजेंड, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान, जिसने इतनी बड़ी टीम हमको दी है, केकेआर में ऐसी दुर्गति।
आप सोच नहीं सकते जो सौरव गांगुली की हालत उस 2009 में हुई थी ना, हमने दादा से बोला, दादा छोड़ दो यार, क्यों खेल क्यों ना, बोला छोड़ दूंगा मैं नहीं खेलूंगा। उसके बाद दादा को हमने इंटरव्यू किया और दादा ने, उससे पहले जॉन बुकानन मिल गया, होटल में गए तो जॉन बुकानन ने देखा कि मीडिया, तो जॉन बुकानन खुद आया, यस माइट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग फॉर 2009, काफ़ी छोटे भी थे तब, है ना, कई साल 15 साल हो गए। तो हमने बोला जॉन वी आर वेटिंग फॉर सौरव गांगुली, इज स्पीकिंग टू यू, बोला या ही विल स्पीक टू अस, ही सेड ही विल गिव अस एन इंटरव्यू। ओके, ही कैन से एनीथिंग ही वांट्स। अब हमें डर लग रहा था जॉन बुकानन मना ना कर दे, लेकिन जॉन बुकानन की भी क्या मजाल कि सौरव गांगुली को रोक दे, सौरव गांगुली को बोलेगा इंटरव्यू मत देना। सौरव गांगुली ने फिर हमें आकर इंटरव्यू दिया और ऐसा तोड़ू बातें की, उसने सब कुछ ऑन कैमरा बताया। तो ये सब तो आपने सुन लिया कि कैमरा में क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सौरव गांगुली की जो दुर्गति केकेआर के अंदर 2009 में हुई थी ना, वो जो सौरव गांगुली का फैन है ना, वो उसको देखता ना, वो कैसे रिएक्ट करता मुझे नहीं पता, या रोता या गुस्सा होता या पत्थर उठा के जॉन बुकानन को मार देता, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इस तरीके से दादा जो थे मतलब आउट थे, पूरे टीम से ही बाहर थे एक तरह से। और जो इंडियन लड़के थे, जैसे शायद ईशांत शर्मा उस टीम में थे, बेचारे बहुत दुखी थे जो इंडियन लड़के थे कि दादा के साथ ऐसा हो रहा है, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जॉन बुकानन की चल रही थी। मैंने ऐसी हालत कभी भी किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर पिछले 17 सालों में नहीं देखी है, जो 2009 में केकेआर में जॉन बुकानन ने शाहरुख खान के सपोर्ट के साथ की। शायद शाहरुख खान को इस बारे में नहीं पता था, और आई होप कि फ्यूचर में कोई भी फ्रेंचाइज के अंदर इस तरीके के गुटबाजी ना हो, ऑस्ट्रेलियंस गुट ना बनाए और इस तरीके से हमारे इंडियंस के खिलाफ ही पॉलिटिक्स ना करें। ये मैं तब से मैं ये दुआ करता हूं, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी लीग है और हमारी लीग में हमारी ये हालत है। हर तरफ जो है गोरे ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकन कोचेज एंड सपोर्ट स्टाफ, और आप इंडियन जो है सेकंड क्लास सिटीजन बना हुआ है। ये मैं हमेशा से दुआ करता था और सोचता था कि ऐसा ना हो। मालिकों को तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मालिक हमेशा लेके आए। लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया, थैंक गॉड ये चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया। अब हम इंडियन सपोर्ट स्टाफ, इंडियन प्लेयर्स को बनाते हैं, पुराने प्लेयर्स को। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लो, हेमांग बदानी और दूसरे प्लेयर को लेके आए हैं, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी बता दूंगा, इंडिया के लिए खेले, वेणुगोपाल राव को लेके आए। तो अब इंडियंस की तरफ जाने लगे। अब समझ में आया गोरे का जो फॉरेनर्स का जो ऑब्सेशन था ना, वो थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो गया, 80-90% अब कम हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि उनको समझ में आ गया कि इंडियंस भी उतने ही काबिल हैं और वो भी, हम भी टीम चला सकते हैं, हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं बिना फॉरेनर्स के मदद के। जीते ना 2024 वर्ल्ड कप, फॉरेन कोच तो नहीं था ना, कोई फॉरेनर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। रवि शास्त्री कोच बने, द्रविड़ कोच बने, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बायलैटरल सीरीज जीते, वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, लेकिन हमने 2007 वर्ल्ड कप भी हमने लालचंद राजपूत के साथ जीता है। ज़रूरत नहीं पड़ी फॉरेन कोचेस की। तो खैर नहीं, अच्छा हो तो लेकर आओ, लेकिन आए तो ये मेक श्योर करो कि इस तरीके का रेसिज्म या इस तरीके का बायस या इस तरीके से जो होता है ना फेवरेटिज्म, ये चीज़ ना हो। ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए। तो चलिए आखिरी स्टोरी की तरफ चलता हूँ, अपने आईपीएल के सफ़र के, 17 साल के सफ़र के, जो 18वें साल में मैं भी कदम रखने जा रहा हूँ। मैं भी एडल्ट बड़ा होने जा रहा हूँ, 18 साल का होने जा रहा हूँ। आईपीएल का 18वां मेरा भी लगने जा रहा है। तो इस पूरे आईपीएल की जो सबसे मेरी यादगार स्टोरी है वो है शाहरुख खान के साथ डांसिंग। वो हुआ यूँ कि कब मैं सुना देता हूँ। शाहरुख खान का इंटरव्यू करने का, डर्बन की ये बात है, एलेंगानी होटल था, एक 5 सितारा होटल था। तो हमारी कंपनी हमें भी वहीं रोकती थी भाई, हम भी वहीं रुके हुए थे। शाहरुख खान का भी रूम था, हमारा भी रूम था। हम मतलब ऐसा थोड़ी है, आपने छोटा समझा हुआ है हमारे चैनल्स को। तो हम भी वहीं रुके हुए थे। तो शाहरुख खान के साथ हम इंटरव्यूज़ करने का वेट कर रहे थे। 2-3 इंटरव्यू कर चुके थे, शाहरुख खान भी पहचान चुके थे अच्छे से, प्रीति जिंटा भी पहचानती थी हमें। और जहाँ से देखते थे हम बोलते थे प्रीति प्रीति प्रीति, तो प्रीति हमें बुला लेती थी, हाँ इनको अंदर आने दो। वही हाल शाहरुख खान का भी था, हाँ इनको आने दो। तो क्या हुआ कि शाहरुख खान आए, तो शाहरुख खान घुसे लॉबी में। तो हम जैसे होते हैं, है ना, शाहरुख के फ़ैन भी हैं, रिपोर्टर भी, हम घुसे, शाहरुख भाई शाहरुख भाई। तो शाहरुख तुमने आर्यन को देखा क्या? हमने आर्यन, हाँ आर्यन उधर से, मतलब आर्यन शाहरुख भाई, अच्छा होता है ना होटल में क्या होता है, इधर भी एक लॉबी जा रही है, उधर भी एक बिल्डिंग जा रही है, मतलब आर्यन शाहरुख भाई इस लॉबी से गए। ओह अच्छा, वो इस तरफ इस वाले लिफ्ट से गए? हाँ शाहरुख भाई इस लॉबी से गए। आप रिपोर्टर को तो जानते ही हो, हम तो खड़े रहते हैं वहाँ पर घंटों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो खुश हो गए कि बोला अच्छा इधर गया, अच्छा मतलब उसको वो हो सकता है आर्यन दूसरी तरफ की किसी लॉबी में किसी और उस रूम में था, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली वहीं थी। अब शाहरुख को इस लिफ्ट से जाना था, शाहरुख लिफ्ट के अंदर घुसे तो हम भी शाहरुख के पीछे पीछे घुस गए।
तो घुसने ही वाले थे तो उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हाथ दिखा दिया। साउथ अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स थे और इंडियन बॉडीगार्ड्स थे, हाथ दिखा दिया। शाहरुख अकेले लिफ्ट में थे। तो शाहरुख ने कहा लेट देम कम इन, लेट देम कम इन। हमारी तो छाती जो थी ना चौड़ी हो गई। शाहरुख के साथ लिफ्ट में हम पता नहीं 9वें या 10वें फ्लोर तक गए बात करते हुए। अब बात करते हुए गए, शाहरुख को बोला शाहरुख भाई बोले इंटरव्यू तो कर लो। करता हूँ ना यार इंटरव्यू तुम लोगों के साथ, इंटरव्यू करता हूँ मैं अभी आ रहा हूँ, इंटरव्यू करता हूँ 5 मिनट में। तो 5 मिनट ले गए, उसके बाद हम बाहर लॉबी में खड़े हो गए, मतलब तुम लोग यहीं रुकना मैं आ रहा हूँ। वो आए और उसके बाद 15 मिनट आधे घंटे के बाद वो आए और उनकी पार्टी थी। उस दिन बड़े मुश्किल से एक मैच जीती थी केकेआर और केकेआर की पार्टी थी। तो वो आए और सीधा जो था उनका एक डिस्को था उस होटल के अंदर, पब था, खाना था, उसके अंदर वो चले गए। रात के 8-9 बज रहे होंगे। अब शाहरुख भाई अंदर चले गए। अच्छा, उनके जो खासम खास दोस्त थे विंदु दारा सिंह के बेटे, वो भी साथ में थे। तो हमने विंदु भाई बड़े दोस्त हमारे, विंदु भाई को मैंने बोला विंदु भाई शाहरुख भाई को बुलवाइए यार बाहर। अब सिक्योरिटी इतनी थी, हमें पार्टी में जाना, हमें उस आफ्टर पार्टी में जाना अलाउड नहीं था। वैसे आफ्टर पार्टीज मैंने सबसे ज़्यादा आरसीबी की है, लाजवाब पार्टीज होती थी और पार्टीज बंद हो गई, बड़ी बहुत चुभता है वो। तो शाहरुख खान अंदर चले गए। 9 साढ़े 9 बजे गौरी खान आई। हमने बोला गौरी मैम हमें शाहरुख भाई को बुला देंगे। बोलते क्या हो गया? हम लोग ऐसे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, इंटरव्यू करना था। तो गौरी मैम बोलती है हो गया तुम लोगों का? बोला क्या हो गया? बोलता अब नहीं आएगा वो बाहर। बोला क्यों? बोलता वो एक बार डांस करने लग गया ना, वो फिर इसको किसी का याद नहीं रहता है। वो अब डांस कर रहा है, अब तुम लोग गए, अब तुम्हें इंटरव्यू नहीं मिलेगा। बोला गौरी मैम प्लीज़, हम हाथ पाँव पड़ गए, प्लीज़ इंटरव्यू करवा दो प्लीज़। तो बोला देख लो आएगा, अब 2-3-4 घंटे बाद ही आएगा। अब चली गई, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बजे शाहरुख भाई बाहर आए। उसको वो अपने बिंदु भाई को बोला प्लीज़ बुलवा दो यार, 5 घंटे से खड़े हम शाहरुख भाई के लिए। आए शाहरुख खान बाहर, बाल गीले, टप 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 टप, पसीना टपक रहा है पूरा, हर तरफ से, यहाँ से पसीना वहाँ से पसीना। आए और सबसे पहले गले लगा, सॉरी बॉयज, है ना, शाहरुख खान की बड़ी प्यारी आदत, सॉरी बॉयज, हक किया, आगे हक किया, 21 दिया, सॉरी यार, मैं यार अंदर थोड़ा डांस वांस करने लगा था, तो चलो इंटरव्यू करते हैं। फटाफट हमने कैमरा खोला, इंटरव्यू किया। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, है ना, वो हमारा राइवल चैनल का था, उससे एक हम 2 ही दोस्त थे। तो इंटरव्यू किया हम लोगों ने, शाहरुख खान का इंटरव्यू किया, और मतलब करीब 15-15, 20-20 मिनट इंटरव्यू शाहरुख खान ने आराम से इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू देने के बाद हम जाने लगे तो शाहरुख खान ने मेरे को भी और मेरे दोस्त को भी पकड़ लिया। बोलता कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? शाहरुख भाई जा रहे हैं, इंटरव्यू अपलोड करेंगे। बोला ये इंटरव्यू जो है ना, अब दे दिया मैंने, ले लिया तुम लोगों ने इंटरव्यू, अब ये इंटरव्यू सुबह अपलोड करना, अब अपलोड नहीं होगा। ओके शाहरुख भाई। बोलता है वो इसलिए नहीं कि तुम लोगों को मैंने कोई एम्बार्गो लगा दिया, इसलिए क्योंकि अब तुम दोनों मेरे साथ पार्टी में चलो। शाहरुख भाई हम दोनों को ऐसे लेकर पार्टी में चले गए केकेआर की। रात को 1 बजे शाहरुख खान की पार्टी में समीप राजगुरु है। और उसके बाद जो जलवा अंदर था, मैं वहाँ पे प्रीति जिंटा भी थी, वहाँ पे शाहरुख खान भी थे, वहाँ पे कई प्लेयर्स थे, पूरी केकेआर की टीम थी। रात को 2-3 बजे और 4-5 बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स आए, लेकिन उन प्लेयर्स को हमने वादा किया था कि ग्राउंड के बाहर जो होता है वो हम नहीं बताते, तो इसलिए मैं आपको भी नहीं बताऊंगा वो प्लेयर कौन कौन से थे। रात के 3 बजे वो पार्टी में आई एंट्री हुई थी उन पार्टी से, और बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स थे। वो पार्टी में जो हमने मजे किए, मेरे लाइफ की सबसे मेमोरेबल जो इवनिंग रही है आज तक, वो शाहरुख खान की पार्टी। शाहरुख खान के साथ पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी में नहीं तो भी 200-250 लोग, डिमली लिट लाइट, हल्के हल्के लाइट्स। शाहरुख खान ने आए और पूछा क्या खाया तुम? मतलब शाहरुख भाई खा लेंगे तो खा लेंगे चलो, नहीं खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे। अच्छा क्या पियोगे? मतलब पी लेंगे शाहरुख भाई, पी लेंगे कुछ। बोले क्या पीते हो? हम वो पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, या जो भी हमने पीते हैं। तो सब ड्रिंक्स सब थे, लेकिन हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, कुछ बोल दिया ऐसे। आप बिलीव नहीं करोगे, कोको कोला के 2 कैंस ला के शाहरुख भाई ने मेरे दोस्त का हैवी ड्रिंक्स, खाना अभी खाना है, खाना खाए बिना गया ना, मैं बता रहा हूँ टांग तोड़ दूंगा तुम लोग। मतलब इसमें ना मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, टांग तोड़ दूंगा अगर खाना खाए बिना गया। हम कोक की कैन खोल ही रहे थे, पीछे से कौन आते हैं? गौरी खाना। हाँ खाना खाया कि नहीं? बोला खा रहे हैं। बोलते चलो आओ, चिकन चंगेजी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, ये मेरा स्पेशल बना हुआ है। हमसे प्लेट उठवाई,
अपनी अपनी प्लेट में, हमने खाना लिया, हमने खाया और वो खड़ी रही जब तक हमने खाया नहीं, फर्स्ट बाइट नहीं ली। शी वॉज राइट देयर ऑन आवर हेड। गौरी खान, उनको याद नहीं होगा लेकिन हमारे लिए सोचिए क्या मेमोरेबल नाइट उन्होंने बना दी। और ये बिहेवियर उनका हर किसी के साथ था जो भी पार्टी में आ रहा था। तब मुझे समझ में आया क्यों शाहरुख खान के, गौरी खान के सब इतने फैन है शाहरुख के। मतलब जो स्क्रीन में जो पर्सोना दिखता है हमें, उससे 10 गुना बाहर और जबरदस्त है। और इसलिए नहीं कि वो किसी को अपना बनाना चाह रहे हैं या नेचुरली ऐसा उनका नेचर था, हर किसी ने कहा। उसके बाद हमने रात को करीब 2:30-3 बजे गए, हक किया, उन्होंने हमें ब्लेस किया। मतलब कमाल, सबसे मेमोरेबल वो नाइट रही है। और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि इस तरीके के ओनर्स आईपीएल में आए। कहानी ये है कि इस तरीके से सबने आईपीएल को अपनाया, सबने अपने बेबी की तरह अपनी अपनी टीम्स को ग्रूम किया, ध्यान रखा है। क्योंकि ये पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसी लीग आई थी जो हर किसी के लिए एक ना कहते हैं फर्स्ट टाइम थी। किसी ने किसी भी स्पोर्ट में इस तरीके की लीग देखी नहीं थी इंडिया में। और ये लीग हिट हो रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे, पॉपुलैरिटी मिल रही थी और ये लीग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और हमारे आंखों के सामने बहुत मैचेस कवर किए, साउथ अफ्रीका में सारे मैचेस कवर किए। ललित मोदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, हम सब के लिए वीआईपी पासेस रखे हुए थे फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बोलता है किस किस को पासेस चाहिए, कौन कौन साउथ अफ्रीका में फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुला के आप लोग मैचेस दिखवाओ। हमारे लिए पासेस रखे हुए थे। शेन वॉर्न से 3-3 इंटरव्यू किए। शेन वॉर्न से इतना क्लोज कभी मतलब होने का मौका ही नहीं मिलता इंटरनेशनल क्रिकेट में। बैठ के घंटों बातें की शेन वॉर्न के साथ। तो वो आईपीएल ने हमको एज जर्नलिस्ट इतना ग्रो करने का मौका दिया जो अनबिलीवेबल था। क्रिकेट के बारे में सीखने का मौका दिया, घूमने का मौका दिया। एक नई चीज, विराट कोहली को, बाय द वे, विराट कोहली को मैंने तब मिला हूं जब वो 2009 में आरसीबी के लिए खेल रहा था। और जब मैं रूम में घुसा, उनकी टीम मीटिंग चल रही थी, मैच से पहले मैं इंटरव्यू करने गया था प्रवीण कुमार का। तो अंदर गए तो विराट खड़े हो गए। छोटा सा विराट था, नन्हा सा, खड़ा हो गया वो। तो प्रवीण कुमार बोलता है, ओ बैठ जा, अपने ही है, बैठ जा। विराट कोहली बैठ के कोने में बैठा हुआ, 4 प्लेयर बैठे हुए थे आरसीबी के, विराट एक कोने में बैठा हुआ था, नन्हे बच्चे की तरह। खड़ा हो गया विराट कोहली। तो प्रवीण कुमार ने, बैठ जा, अपने ही है भाई, डरने की बात नहीं, रिपोर्टर नहीं है, अपने भाई हैं अपने, बैठ जा। तो इस तरीके से देखो आप एज ए जर्नलिस्ट कितना कुछ देखने सीखने को मिला। और ये पूरे 17 साल तक जारी रहा है, पूरे 17 साल जारी रहा है। और यही वजह है कि आईपीएल आज इतना बड़ा हो चुका है। आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है कि एक प्लेयर 27 करोड़ रुपए का बिकता है, एक खिलाड़ी 26.75 करोड़ का बिकता है, एक खिलाड़ी 24 करोड़ का बिकता है, एक खिलाड़ी 20 करोड़ का बिकता है, 8-9 खिलाड़ी 18 करोड़ के। पिछले साल आप देख लो 25 करोड़, 20 करोड़। आज ये आईपीएल सिर्फ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मालिकों ने, इस खासकर फ्रेंचाइज के मालिकों ने और बीसीसीआई ने मिलकर इसको जिस तरीके से कहते हैं ना, बड़ा किया है, सींचा है, खाद डाला है, ये क्रिकेट ग्रो ही करता चला गया, पैसा बढ़ता चला गया है। आप सोचो आज आईपीएल के जो टेलीकास्ट राइट्स हैं वो करीब 50,000 करोड़ के हैं, 50,000 करोड़। और जो नेक्स्ट आने वाला है 43,000 करोड़ है टू बी प्रिसाइज। और ये प्राइसेस बता रहे हैं 60 से 70,000 करोड़ तक पहुंचेगा अगले आईपीएल में, अगले जब राइट्स आएंगे 5 साल 3 साल में आने वाले हैं। तो इस तरीके से ग्रो किया है। आज आईपीएल इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया भर के देश ने आईपीएल के लिए अपना स्पेशल विंडो क्रिएट कर दिया है कि जब आईपीएल आएगा हम कोई बायलैटरल सीरीज या कोई ऐसा टूर्नामेंट में प्लेयर्स को एंगेज नहीं रखेंगे कि वो आईपीएल ना खेल पाए। आईपीएल की वजह से हिंदुस्तान को एक नया नाम मिला है, हिंदुस्तान ने एक नई ऊंचाइयां छुई, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट मिली है आईपीएल की वजह से। आपको पता है जब साउथ अफ्रीका में मैं था, जब 2009 में जब मैं कवर कर रहा था, टैक्सी में मैं जब घूम रहा था, तो पता है टैक्सी ड्राइवर्स क्या कहते थे मुझसे? You Indians are so rich. You Indians are so rich. You have so much of money. वो इंडियन कस्टमर्स ढूंढते थे, है ना। वैसे तो क्या करते हैं, फॉरेन कस्टमर्स ढूंढते हैं ना। ये जब इंडिया में जो टैक्सी में ड्राइवर्स होते हैं बोलते हैं कि कोई गोरा आया तो पैसे ज़्यादा दे जाएगा। साउथ अफ्रीका में इंडियन कस्टमर्स ढूंढ रहे थे क्योंकि पैसे वाले इंडियन कस्टमर्स। तो ये एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट 2009 में मैंने देखा है। और ये कहानियां मैंने आज इसलिए आपको सुनाई क्योंकि आईपीएल का फिलहाल ऑक्शन हुआ है, 18वां सीजन आईपीएल का शुरू होने वाला है। किस तरीके से आईपीएल में बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं, हर तरफ ये चर्चा चल रही है कि प्लेयर्स को इतना पैसा मिल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो 27 करोड़ तक पहुंचे, ये 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंचेगा। अगर लिमिट हटा दी जाती तो शायद कोई खिलाड़ी 50 करोड़ का भी बिक सकता था। अब अगले आईपीएल सीजन में जब मिनी ऑक्शंस होंगे मेगा ऑक्शन के बाद, तो नजर रहेगी कौन 30 कौन 35 करोड़ का बिकेगा। ये आईपीएल बड़ा होता रहेगा और ग्लोबल मानचित्र में और स्ट्रांग होता रहेगा। इसलिए मैंने अपनी कहानी सुनाई कि कहां से ये छोटा सा आईपीएल जो हमारे जहन में भी नहीं था, हमारे सामने जन्मा और आज इतना बड़ा हो चुका है।
इतना पावरफुल, इतना रेस्पेक्टफुल एंटिटी बन चुका है कि हर कोई इसके साथ जुड़ना चाहता है, खेल के खिलाड़ियों के अलावा। तो ये है आईपीएल हमारे लिए। तो चलिए, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आज ये थी मेरी कहानी और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। लेकिन जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, अपनी स्टोरी भी मेरे साथ शेयर करें ना। मैं आपकी स्टोरी खुद पढ़ूंगा और अगले एपिसोड में जब आऊँगा तो मैं भले ही किसी और कहानी को लेकर आऊँगा, लेकिन आपकी कहानी जो आप इस कहानी से जुड़ी हुई सुनाएंगे उसको मैं सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। India owns the glory. Long shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajguru.